एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर, एक ऐसा सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एक प्योर और आइडियल कैपेसिटर के साथ। आइडियल कैपेसिटर का मीनिंग क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट हो या जिसका डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई भी चार्ज उस कैपेसिटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट टाइम तक उसको सस्टेन करेगा, चार्ज लीकेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम यहाँ एक आइडियल सिचुएशन लेके कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ डिराइव करेंगे। जैसे हमें फाइंड करना है करंट एक्सप्रेशन, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में, एक फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और साथ में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करेंगे अलोंग विद इट्स यूनिट एंड कर्व विद द फ्रीक्वेंसी। प्लस हमें वेव डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं वोल्टेज और करंट के लिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, उसकी इक्वेशन क्या होगी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कहा है। नाउ किसी भी इंस्टेंट पे जब हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज होगा क्या, इट इज़ वोल्टेज इनटू कैपेसिटर। तो Q इक्वल्स टू सी ई, इक्वेशन को यूज़ लेके हम यहाँ पे चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब ये चार्ज भी साइनोसॉइडली वेरी होगा अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज इक्वेशन। तो E की वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो वोल्ट चार्ज विल बी व्हाट, इट इज़ ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अगर हमें चार्ज की इक्वेशन से करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो वी नो द रिलेशन, Q को डिफ्रेंशिएट करने से हमें करंट I मिलेगी। तो I विल बी व्हाट, इट इज़ dq बाई dt, क्योंकि यहाँ चार्ज टाइम डिपेंडेंट है और जब चार्ज टाइम डिपेंडेंट हो, वेरिएबल हो, तो डिफरेंशिएशन से हम करंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, dq बाई dt। यहाँ हम q की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करें, अब ई नॉट सी जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिख लिया है और डिफरेंशिएट किया साइन ओमेगा टी को। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो ई नॉट सी ओमेगा है इसे हम आई नॉट कहेंगे, पीक वैल्यू ऑफ द करंट जिसे कह सकते हैं, और कॉस ओमेगा टी यहाँ पर एज इट इज़ है। तो कॉस ओमेगा टी का जो फंक्शन यहाँ अपने को मिला है, हम क्या कह सकते हैं, करंट प्रोपोर्शनल है यहाँ पर कॉस ओमेगा टी के। यहाँ जो हमने आई नॉट लिखा है वो आई नॉट क्या है, इट इज़ ई नॉट सी ओमेगा। और अगर हम इसको वापस से रीराइट करें देन ई नॉट सी ओमेगा में ओमेगा सी को हम फोर्थ प्लेस पर ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है करंट का एक्सप्रेशन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टिव पार्ट होता है। इसीलिए हम इसको वोल्टेज अपॉन रेजिस्टिव पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा सी को हम फोर्थ प्लेस पर ले जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ई नॉट अपॉन एक्स सी। दिस एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जिसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी रहती है। ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई एफ से लिख सकते हैं या 2 पाई बाई कैपिटल टी से। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर एक्स का वेरिएशन देखा जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा एज शोन इन दिस डायग्राम। ऐसा यूनिट इसकी क्या रहेगी, ओम रहेगी। प्लस इस रिएक्टेंस का काम क्या है, एसी सोर्स के साथ में कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी जितना ज़्यादा रिएक्टेंस होगा करंट उतनी ही कम होगी। तो उस रेजिस्टिव पार्ट को या जो हिंड्रेंसेस ऑफर होती है या टोटल ऑब्स्ट्रक्शंस जो ऑफर होते हैं उस करंट के पाथ में, उसी को हम यहाँ पर रिएक्टेंस कहेंगे। अब हम फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन थी करंट की आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस जब भी मेज़र किया जाता है तो हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी फॉर्मेट में हमें करंट की इक्वेशन, इसी फॉर्मेट का मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ करंट की इक्वेशन को बनाएंगे। तो कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो दैट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हेयर फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं ना कि करंट के लिए फेज एंगल जो है वो पाई बाई टू ज़्यादा है, यानी यहाँ फेज वाइज या फेज एंगल वाइज करंट लीड करेगी।
आई लीड ई बाय द एंगल ऑफ π/2, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस क्या आ रहा है। फेज क्या होता है, देखो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसको अपन फेज एंगल बोलते हैं। तो फेज एंगल का डिफरेंस यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस अगर फाइंड करोगे तो वो कितना आएगा, π/2। इसी फेज एंगल को ध्यान में रखते हुए अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले तो पीछे कौन है, देखो यहाँ पर ई है, वोल्टेज लेग्स बिहाइंड है, तो वोल्टेज को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय जो इक्वेशन है उसको ध्यान रखा जाता है, साइन का आर्ग्यूमेंट यहाँ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होगा। अब हमें पता है कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे है, तो यहाँ इसके जस्ट 90 डिग्री पे हमने करंट का फेजर बनाया, यानी एक वेक्टर ड्रॉ किया है। और ये जो टोटल एंगल आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, दिस एंगल विल बी व्हाट, इट इज ओमेगा टी प्लस π/2। क्यों, क्योंकि देखो साइन की इक्वेशन में जो आर्ग्यूमेंट है, करंट की इक्वेशन में जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा करंट का वो इस तरह से होगा। एक और चीज़ हमने यहाँ ध्यान दी है कि ई नॉट का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा आएगा कंपेरेटिव टू दिस करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरली रेजिस्टेंस जो होता है या रिएक्टेंस जो होता है वो मोर देन 1 होगा। दैट्स वाई ई नॉट को जब हम लिखेंगे तो वो एक्स सी टाइम्स ऑफ आई नॉट होगा, और एक्स सी की वैल्यू यूजुअली मोर देन 1 ओम होती है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट के वेव डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं, और इसमें वोल्टेज के लिए हम कहें तो साइन ओमेगा टी के वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है और करंट कॉस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल। तो हम जब ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखेंगे साइन थीटा का कर्व वोल्टेज के लिए होगा, कॉस थीटा का कर्व करंट के लिए होगा। तो साइन थीटा का कर्व अगर हम देखें तो 0 से प्लस की तरफ जाता है, तो ये 0 से प्लस की तरफ हो गया, और इस तरह से हमने वोल्टेज के लिए एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाया। सिमिलरली अगर करंट के लिए ड्रॉ करें तो कॉस थीटा जो है वो +1 से 0 जाएगा। तो इस तरह का हमारे पास में करंट का कर्व मिलेगा। यहाँ π/2 फेज डिफरेंस का सिग्निफिकेंस अगर हम वेव डायग्राम से समझें तो ये कह सकते हैं जहाँ वोल्टेज 0 है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जहाँ वोल्टेज 0 है वहाँ करंट मैक्सिमम, और जहाँ करंट 0 है वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम। ओके, तो ये सिचुएशन होती है जब π/2 का फेज डिफरेंस हो। अगर एक वैल्यू 0 आ रही है तो दूसरी वैल्यू यानी वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम, और वोल्टेज अगर मैक्सिमम है तो करंट 0 हो जाएगी।